नमस्कार साथियों, सभी को कोरोना का राम राम। जी हाँ, कोरोना एक त्यौहार है, सभी मना रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आप स्वच्छ होंगे और स्वस्थ होंगे। स्वास्थ्य जो है आपका अच्छा होगा, इसके लिए आप लोग स्वच्छ रहते होंगे, स्वच्छता अपनाते होंगे। जी हाँ, इसी से आपको जोड़ने का प्रयास करता हूँ। आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा, आप स्वास्थ्य के लिए स्वच्छ रहते होंगे और स्वच्छ रहने के लिए आप लोग स्वच्छता अपनाते होंगे। और जैसे ही आप स्वच्छता अपनाते हैं तो आगे सीरीज चलेगी, उसको आप देखें। यहाँ पर स्वास्थ्य, कोरोना हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कोरोना होने जाए इसलिए अपन क्या करते हैं, स्वस्थ रहने का प्रयास करते हैं। स्वस्थ रहने के लिए अपन को क्या करना पड़ता है, अपने आसपास स्वच्छता रखनी पड़ती है, अपनी बॉडी की स्वच्छता रखनी पड़ती है। दिन में बार बार हाथ धोने होते हैं, और भी चीज़ें हैं, डिस्टेंसिंग रखनी पड़ती है, सोशल डिस्टेंसिंग जो है, स्वच्छता रखते हैं। जब भी अपन स्वास्थ्य की बात करेंगे तो वहाँ पर स्वच्छता शब्द आएगा, ध्यान रखना। जब भी अपन अपने स्वास्थ्य की या प्रकृति के स्वास्थ्य की या पब्लिक स्वास्थ्य की बात करेंगे तो वहाँ पर अपने लिए क्या शब्द जुड़ करके आएगा, बार बार स्वच्छता आएगा। यानी स्वास्थ्य कब मिलेगा, जब आप स्वच्छता रखेंगे। अगर आप स्वच्छता रखेंगे तो यहाँ पर एक शब्द और साथ में आएगा जुड़ करके, कचरा। स्वच्छता कब रहेगी, जब कचरे को आप हटा देंगे, जो गंदगी है उसको आप दूर कर देंगे। और जब भी आप कचरे की बात करेंगे तो यहाँ पर इसी का साथी एक और जुड़ करके आएगा, प्रदूषण। प्रदूषण देखिए, ये मानव है, यानी लोग हैं, पब्लिक हैं। मानव जब भी स्वस्थ रहने की बात करेगा, अपने स्वास्थ्य की बात करेगा, तो उसको स्वस्थ रहने के लिए स्वच्छता अपनानी होगी। उस स्वच्छता को बनाए रखने के लिए उसको क्या करना, स्वच्छता बनाए रखने के लिए उसको क्या करना होता है, कचरा जनरेट करना होता है, कचरा निकालना होता है। जब कचरा जनरेट होगा तो फिर यहाँ से प्रदूषण करता है, पोल्यूशन जनरेट करता है। पोल्यूशन की बात करें तो पोल्यूशन यहाँ पर आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा हुआ है, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण और एक होता है मृदा प्रदूषण। वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण और एक और होता है, सोचो, रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन, RAP, रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन। साथ ही साथ ध्वनि प्रदूषण, लेकिन एक चीज़ है, कचरे से ध्वनि शायद नहीं होती, ठीक है ना। वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण और रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन यहाँ पर देखने को मिल जाता है। मैंने कहा था आपके टॉपिक हैं, मैं टॉपिक लिखता हूँ पहले यहाँ पर। सब आप सोच रहे हैं सर कहाँ घुमा रहे हैं, तो टॉपिक है आप लोगों का स्वच्छता एवं ठोस कचरा प्रबंधन। स्वच्छता एवं ठोस कचरा प्रबंधन, ये आप लोगों का टॉपिक है, स्वच्छता एवं ठोस कचरा प्रबंधन। देखिए, इस बात को अगर आप माइंड में फीड कर लेते हैं तो इस टॉपिक को आप माइंड में फीड कर लेते हैं, इसका बेस है। मानव हैं, जो लोग हैं, उन सबको रहना है स्वस्थ रहने के लिए आवश्यक होती है स्वच्छता। और स्वच्छता रखने के बाद क्या जनरेट होता है, कचरा। और कचरे से क्या जनरेट होता है, पोल्यूशन। और पोल्यूशन कितने प्रकार का होता है, वायु, जल, मृदा और रेडियो एक्टिव पोल्यूशन, ये इनके प्रकार हो जाते हैं। मैंने आपसे कर लेते हैं, स्वच्छता की बात मैं यहाँ पर कर रहा था। स्वच्छता के प्रकार, सामुदायिक स्वच्छता होती है, शुष्क स्वच्छता होती है, पारिस्थितिक स्वच्छता होती है, पर्यावरणीय स्वच्छता होती है, भस्मीकरण होता है, गैसीकरण होता है और पायरोलिसिस, ये प्रोसेस यहाँ पर होती हैं। सर ये इतनी सारी रामायण, जी हाँ बिल्कुल, बहुत ईजी है, कोई दिक्कत नहीं इनमें। सामुदायिक का मतलब होता है अपना एक समुदाय विशेष। समुदाय का कैसे, अपने गांव की, जिसे समुदाय होता है अपना गांव होता है, एक शहर होता है, उस पूरे गांव की स्वच्छता का ध्यान रखना। वहाँ पर किसी प्रकार की कोई गंदगी नहीं होनी चाहिए। मानव जनित गंदगी कौन कौन सी होती है, खुले में शौच जाना, साथ ही साथ लोगों द्वारा, जैसे मान लो मांस भक्षण किया जाता है तो जानवरों को, जो उनके कुछ लोगों के हिसाब से खाने योग्य जो होते हैं, उनको काटने के बाद जो उनका कचरा निकलता है उसको इसे फेंक देना, वो भी बहुत खतरनाक होता है। उसके साथ साथ अपने रोज़ का जो कचरा होता है, घरेलू कचरा जो होता है, वो सारा का सारा ये किस में आ जाता है, यहाँ पर सामुदायिक स्वच्छता में आ जाता है।
सामुदायिक स्वच्छता क्या है? समुदाय विशेष की स्वच्छता का ध्यान रखना सामुदायिक स्वच्छता कहलाता है। समुदाय विशेष की स्वच्छता का ध्यान रखना। समुदाय के कैसे? मानव जनित कचरा, खुले में शौच न जाना, मृत मवेशी होते हैं, मृत मवेशी भी इसमें आ जाते हैं, मृत मवेशी या फिर जिनको काटा पीटा जाता है वो बात अलग है, इसलिए आप तो मृत मवेशी कर देना। मृत मवेशियों से को चले किस तरह से बोलेंगे आप? सामाजिक स्वच्छता किसे कहेंगे? किसी समुदाय विशेष की स्वच्छता का ध्यान रखना, अर्थात किसी समुदाय के द्वारा जनित मानव जनित कचरा का निदान या प्रबंधन, उसके साथ साथ मृत मवेशियों या खुले में शौच जाने आदि से बचकर रहना या आदि का सही तरीके से प्रबंधन क्या कहलाता है? मानव सामुदायिक स्वच्छता कहलाता है। शुष्क की बात करेंगे तो शुष्क में क्या आएगा? इसमें दो ही चीज़ आएंगी, एक तो अपना जो पब्लिक पेशाब घर होते हैं और एक होते हैं शौचालय, इनको प्लस करना है। ध्यान रखने के बिंदु हैं। शुष्क स्वच्छता क्या होगी? जो पेशाब घर होते हैं इनको कई लोग क्या करते हैं, कहीं यहीं वहीं कर देते हैं, वो गलत चीज़ है, वो नहीं करना चाहिए। जहाँ पर पब्लिक शौचालय बने होते हैं या पेशाब घर बने होते हैं वहीं पर करना चाहिए। इससे क्या होता है? कचरे का मैनेजमेंट होता है, कचरे का एक सही जगह मिल जाती हैं। उसके साथ पारिस्थितिकी की बात करेंगे तो वैसा कचरा होना चाहिए जो पारिस्थितिकी जो है इकोसिस्टम जो है, इकोलॉजिकल सिस्टम, उसको डिस्टर्ब न करें, इससे कचरे को अपन जनरेट करना चाहिए। यानी जो कचरे को जनरेट कैसे करेंगे? जैसे मान लो कि अपने घर पे कचरा बन रहा है तो कचरा दो तरह का हो सकता है, एक सूखा कचरा और एक गीला कचरा। जो गीला कचरा है उस गीले कचरे को अलग बनाएं, सूखे कचरे को अलग बनाएं। सूखे कचरे को कहीं डंपिंग यार्ड जैसे होते हैं उन जगह पर डंप कर दिया जाता है, और गीले कचरे में जैसे सब्जियों के छिलके हैं, फलों के छिलके हैं, कुछ हरी भाजियों की जो कचरा जो निकलता है वो है, उन सबको क्या है आसपास जो जानवर होते हैं वो खा लेते हैं। तो जो सूखा कचरा होता है उसको तो डंपिंग यार्ड पे भेज दें, और जो ये वाला होता है गीला कचरा उसको आप चाहे जानवरों को खिला सकते हैं। उससे अपन क्या करते हैं, सारे कचरे एक साथ कर लेते हैं, सड़ जाता है, गलत बात है। ये पारिस्थितिकी यहाँ पर आ जाएगा। पर्यावरणीय की बात करेंगे तो यहाँ पर 3R को अपन को फॉलो करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? फॉलो करना पड़ेगा 3R को। रिड्यूस, उसके बाद रीयूज, इसके बाद रिसाइकिल। रिड्यूस का मतलब है सिद्धांत क्या होंगे? जो सिद्धांत हैं कि जो भी चीज़ बनती है किस तरह से बनती है, किस प्रोसेस से बनती है, अगर उसमें कोई चेंजेस ला सकते हैं जो ताकि पर्यावरण प्रदूषण न करें या फिर उससे कोई कचरा जनरेट कम हो, तो सिद्धांत की बात यहाँ पर की जाती है। रीयूज़ की बात करते हैं, जैसे मान लो कि अपने घर पे जब अपन सब्जी लाते हैं, छोटा सा उदाहरण बता रहा हूँ मैं, घर से मार्केट से पॉलीथीन में सब्जी लाते हैं अपन, उस पॉलीथीन को अपन क्या करते हैं ऐसे करके फेंक देते हैं। फेंकना नहीं चाहिए, उसको स्टोर करना चाहिए। जैसे मान लो घर की कोई चीज़ रखनी है तो अपन क्या करते हैं, नए पैकेट में से पॉलीथीन निकालते हैं, नहीं उसी को निकाल ले, उसी को काम में ले सकते हैं। आप चाहें तो उन पॉलीथीन को आराम से गड़ी कर करके जो आपके मिलने वाला शॉपकीपर है उसको आप दे सकते हैं, भैया ये प्लेन पॉलीथीन है दे दो, उसको बार बार उसको रीयूज कर सकते हैं। रिसाइकिल का मतलब ऐसा कचरा जिसको आप दोबारा उपयोग ले सकते हैं। आपने आग जलाई, आग जलाने के बाद कचरा निकला कोयला, आप इस कोयले को जला करके ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। रिसाइकिल हुआ कि नहीं हुआ? हो गया। इस तरह से भस्मीकरण क्या होता है? देखिए साथियों, भस्मीकरण, गैसीकरण और पायरोलिसिस जो होती हैं, ये तीनों यहाँ पर आपको एक चीज़ देंगी, O2, जिसे आप क्या बोलते हैं? ऑक्सीजन बोलते हैं। जलाने के लिए तीनों चीज़ें जलाने की बात करेंगी, और ये जो कचरा होगा ये पूरा का पूरा अपना कम्युनिटी का जो होता है, कम्युनिटी के हिसाब से या जो लोगों के द्वारा किया जाता है वो कचरा है। और यहाँ पर तीनों के अंतर्गत जो आएगा वो आएगा इंडस्ट्रियल, औद्योगिक कचरा यहाँ पर आएगा। जो उद्योगों से जो निकलता है उस कचरे की यहाँ पर बात की जाएगी, औद्योगिक कचरे की बात यहाँ पर की जाएगी। और औद्योगिक कचरे का निदान किस तरह से किया जाएगा? तो यहाँ पर मेन पॉइंट क्या होगा? O2 होगा। O2 यानी जहाँ पर कचरे को ज़्यादातर जला करके मैनेज किया जाता है या कंट्रोल किया जाता है। तो O2 की बात करेंगे अपन, तो ये वाला है पहला वाला भस्मीकरण, यहाँ पर O2 के साथ गैसीकरण, कम O2 के साथ, और यहाँ पर बिना O2 के या O2 के बिना।
यानी ये बात क्लियर करता हूँ मैं यहाँ पर, ये तीनों एक साथ समझने का तरीका रहेगा। जब भी इंसिरेशन की बात की जाएगी, जब भी इंसिरेशन होगा यानी भस्मीकरण होगा, तो ये कहाँ होगा, O2 के साथ होगा। इंसिरेशन की प्रोसेस कहाँ पर कंप्लीट होती है, O2 के साथ, O2 के साथ। गैसीकरण कहाँ होगा, कम O2 के साथ, कम O2 के साथ। और जो पायरोलिसिस की जो प्रोसेस होगी, पायरोलिसिस की जो प्रोसेस होगी, ये बिना O2 के होगी। ठीक है, O2 के साथ जब भी होगा तो देखिए भस्मीकरण का मतलब क्या होता है, जो उद्योगों से निकलने वाला जो भी कचरा है उसको जला दिया जाता है। ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीजन जलाने में सहायक है। तो देखिए यहाँ पर, हाँ, O2 के साथ जैसे आपने जलाया तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, CO2 यहाँ पर आपको मिलता है। कचरे का लघु रूप आपको मिलता है, यहाँ पर राख मिलती है यहाँ पर, और यहाँ पर गैसें आपको मिलती हैं CO2 के अलावा अन्य गैसें हैं जिन्हें मीथेन वगैरह या अपन CFC हो सकती हैं, यहाँ पर आपको मिल जाती हैं। तो इन चीज़ों का एक तो ये होता है। कम O2 के साथ गैसिफिकेशन जो होता है, यहाँ पर भी ये चीज़ें मिलती हैं, लेकिन ये क्या है, कम मात्रा में मिलती हैं। ठीक है, और जो ये होता है पायरोलिसिस जो होता है, इसमें आपको इन सबसे छुटकारा मिलता है। न तो यहाँ पर CO2 मिलती, न यहाँ पर ये जो आपको मिलता है कचरा, जो इसकी राख मिलती है, और राख भी बहुत कम मात्रा में यहाँ पर आपको मिलती हैं। यानी स्वच्छता के प्रकार कितने हो गए, एक तो जो कम्युनिटी वाला हो गया, समुदाय का। समुदाय में क्या होता है, मानव जनित कचरा आता है, जैसे खुले में शौच करना, मृत मवेशी आदि यहाँ पर आ जाते हैं। उसके बाद शुष्क स्वच्छता की बात करें, यहाँ पर क्या आएगा, पेशाब घर शौचालय जो होते हैं जहाँ पर बने होते हैं वहीं करना चाहिए, खुले में शौच वगैरह नहीं करना चाहिए। पारिस्थितिकी की बात करेंगे तो यहाँ पर 3R मैंने बोला था, 3R यहाँ पर आ जाएंगे, रिड्यूस, रियूज और रिसाइकल यहाँ पर कर दिए जाते हैं। पर्यावरणीय की बात करेंगे, सॉरी पारिस्थितिकी मतलब परिस्थिति के अनुसार, और तीनों पर्यावरणीय में आ जाते हैं। 3R इसमें आएगा, 3R पर्यावरणीय में आ जाएगा। भस्मीकरण O2 के साथ जलाया जाता है, जहाँ पर CO2 मिलती है, राख मिलती है, गैसें मिलती हैं जो पर्यावरण प्रदूषण करते हैं लेकिन कम मात्रा में करती हैं। गैसीकरण की बात करेंगे, गैसिफिकेशन की बात करेंगे। इंसिरेशन का ध्यान रखना, इंसिरेशन में क्या है, O2 के साथ, और गैसिफिकेशन में क्या है, कम O2 के साथ। और जो पायरोलिसिस है उसमें क्या करेंगे, बिना O2 के कचरे का निधन किया जाता है। वो किस तरह से किया जाता है आप आगे देखें। जो नीचे के तीनों दिए हुए हैं, तीनों के तीनों क्या करते हैं, औद्योगिक कचरे की बात करते हैं। औद्योगिक कचरा जो है, इस औद्योगिक कचरे को अपन काम में लेते हैं ऊर्जा बनाने में। किसमें काम में लेते हैं, ऊर्जा बनाने में। इससे अपन ऊर्जा प्राप्त करते हैं, और इससे प्राप्त करते हैं, इससे काम में लेते हैं खाद बनाने में। ठीक है, तो ध्यान रखना, जो भस्मीकरण है, गैसिफिकेशन जो है, एक तो इंसिरेशन, गैसिफिकेशन और पायरोलिसिस जो है, तीनों किसमें काम आता है, औद्योगिक कचरे के प्रबंधन में काम आता है। और तीनों किस में काम आता है, मानव जनित जो कचरा होता है, एवरेजन जो कचरा होता है, ये उसमें काम आता है। इससे ज़्यादातर खाद बनाई जाती है, और इससे क्या करते हैं, ऊर्जा काम में ली जाती है, ऊर्जा बनाने में सहयोग होता है। साथ ही यहाँ पर एक चीज़ देखें आप लोग, इनको हटा देता हूँ मैं। इतना हो गया। इतना होने के बाद एक मिलता है आपको वर्ड WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को की गई थी। 7 अप्रैल 1948 को की गई थी। किसकी स्थापना, WHO की, यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन की। इसी कारण 7 अप्रैल को किए जाने के कारण 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। इसका मुख्यालय कहाँ है, जेनेवा में है, जो कहाँ पड़ता है, स्विट्जरलैंड में ये पड़ता है। और वर्तमान में लगभग 194 प्लस देश इसके सदस्य हैं। 194 प्लस इसके सदस्य देश हैं। और इंडिया में इसका मुख्यालय कहाँ पर है, दिल्ली के अंदर है। कहाँ पर है, दिल्ली के अंदर है। ये चीज़ याद रखने योग्य है। हो सकता है एक प्रश्न आ जाए आप लोगों के, विज्ञान में आते हैं ऐसे प्रश्न, सामाजिक में भी आ जाए, पीछे विज्ञान लगा हुआ है।
WHO जो है इसकी स्थापना कब हुई? 7 अप्रैल 1948 को हुई। इसका मुख्यालय कहाँ या कहाँ पर हुई? जेनेवा स्विट्जरलैंड में हुई। इसलिए 7 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। और भारत में इसका मुख्यालय कहाँ पर है? दिल्ली में है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? दिल्ली में है। ठीक है, आगे चलते हैं। कचरा जो है 2 तरह का मैंने बता दिया। एक तो हो जाएगा घरेलू, जो शुरू के प्रकार थे सामुदायिक वाले। दूसरा आ जाएगा औद्योगिक। जो घरेलू कचरा है ज़्यादातर किस में काम आता है? घरेलू कचरा जो है ज़्यादातर किस में आएगा? खाद बनाने में। ठीक है, और ये किस में आ जाएगा? ऊर्जा निर्माण में। प्रदूषण दोनों करते हैं। अगर प्रदूषण की बात की जाएगी तो प्रदूषण दोनों करेंगे। यहाँ पर देखिए, अगर कचरे का प्रबंधन, जो कचरा है उसका प्रबंधन सही तरीके से नहीं किया गया तो उसके नुकसान क्या हैं, तो वो नुकसान मैं यहाँ पर आपको गिना देता हूँ। गलत तरीके से कचरे को आप अगर सही तरीके से एडजस्ट नहीं कर पाते, गलत तरीके से आप उसको कहीं ना कहीं फेंक देते हैं, उसके लॉसेज क्या है, नुकसान क्या है, मैं आपको गिना देता हूँ। पहला तो यहाँ पर गंदगी बढ़ेगी। पहला तो क्या होगा? गंदगी बढ़ेगी। उसके बाद बदबूदार या स्वास्थ्य के लिए हानिकारक गैसें यहाँ पर बढ़ती हैं। स्वास्थ्य के लिए जो हानिकारक हैं वो गैसें यहाँ पर बढ़ेगी। साथ ही यहाँ पर हैं सूअर जो होंगे उनका डेरा जमा रहेगा। चूहे पैदा होंगे। सर क्या बता रहे हैं आप? सूअर और चूहे, सूअर से और चूहों से फ्लू की बीमारी होती है, वायरल होता है। जैसे वायरस है ना कोरोना, ऐसे इनसे भी वायरस होता है। इस कारण ये चीज़ इसमें आपको दी गई है। कचरे के अव्यवस्थित तरीके से प्रबंधन से आपको नुकसान क्या है? एक तो गंदगी बढ़ती है, गंदगी पनपती है, बदबूदार गैसें निकलती हैं या फिर हानिकारक गैसें वहाँ से निकलती हैं। सूअर रेंगते रहते हैं और चूहे पनपते हैं। और कभी कभार क्या होता है, इससे आग लगने की संभावना होती है। आग लगने की संभावनाएं बढ़ जाती है। बहुत सारा कचरा है, उस पर कोई ध्यान रखता तो है नहीं, और किसी ने और वो आग लग जाती है वहाँ पर। किन्हीं अन्य कारणों से लग जाती। कुछ लोग परेशान होकर के, अरे यार बहुत गंदगी है मेरे पीछे वाले क्षेत्र में या मेरे पलौट के पीछे या उस कोने में मैं आग लगा के रखता हूँ, तो इतनी आग लगाए वो सारे फैल जाती है। ये नुकसान यहाँ पर हो जाता है। तो ये तो क्या है? नुकसान है। फायदे किस तरह से हो सकते हैं यहाँ पर? नुकसान देख लो, गंदगी हो जाएगी, सूअर चूहे, आग लगना, और भी चीज़ें हैं लेकिन इतनी बहुत है। फायदे क्या हैं? लाभ। सही कचरा प्रबंधन के लाभ क्या हो सकते हैं? सही कचरा प्रबंधन के लाभ हैं, मैं बोल देता हूं पहले। सही कचरा प्रबंधन के लाभ क्या हैं? वो हैं ऊर्जा आपको यहाँ पर मिल जाती है, ऊर्जा का आप प्राप्त कर सकते हैं यहाँ पर। ऊर्जा के साथ साथ यहाँ पर जो है, अगर आप कचरे से ऊर्जा प्राप्त करते हैं तो पर्यावरण प्रदूषण कम होगा। पर्यावरण प्रदूषण कम होगा। पर्यावरण प्रदूषण कम होगा। देखो यहाँ पर लाभ क्या क्या है। ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं किस कचरे से? औद्योगिक कचरे से। जब आप ऊर्जा प्राप्त करेंगे तो इस ऊर्जा से आपको प्रदूषण में गिरावट मिलेगी। प्रदूषण में क्या मिलेगी? आपको गिरावट मिलेगी। प्रदूषण यहाँ पर कम होगा। ऊर्जा के सस्ते स्रोत आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। ऊर्जा के सस्ते स्रोत आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। साथ ही यहाँ पर जन स्वास्थ्य का लाभ होगा। उसके बाद पर्यावरण संरक्षण होगा। पर्यावरण संरक्षण होगा। पर्यावरण संरक्षण कैसे होगा? जब आपको ऊर्जा, कचरे से ऊर्जा मिलने लग जाएगी तो फिर अपन जैसे कोयले से ऊर्जा बनाते हैं वो बनाना बंद कर देंगे। उसके साथ एक चीज़ और है, औद्योगिक कचरा जो है इससे जल प्रदूषण में कमी आएगी। जल प्रदूषण में कमी आएगी। जो बहुत सारी फैक्ट्रियाँ होती हैं जो अपना गंदगी जो होती है, गंदा जो कचरा है, उस गंदा जो पानी है, उस गंदे पानी को क्या करते हैं? नदी नालों में बहा देते हैं। अगर इसको रिड्यूस किया जाएगा, रीयूज़ किया जाएगा, रिसाइकल किया जाएगा तो इस वाटर का, जैसे मान लो कि औद्योगिक कचरा जो है, उद्योगों से निकलने वाला जल है वो 100% निकला, तो इन तीनों प्रोसेस से 3 R से गुजरने के बाद
वो 25% बचता है। उस 25% को आप नदी नाले में बहाने के बजाय एक अलग से जगह बनाएं और वहाँ पर उसको छोड़ दें, अपने आप वो सूख जाता है, ज़मीन में बैठ जाता है। ये यहाँ पर हो जाएगा, आसानी से ऊर्जा आपको मिल जाएंगी। उसके साथ साथ वायु प्रदूषण होगा, वायु प्रदूषण भी यहाँ पर कम होगा। जो वायु का प्रदूषण होता है, वायु प्रदूषण कैसे होगा, आप कचरा जला रहे हो तो जलाने से वो जो गैसें निकलती हैं हानिकारक, वो गैसें कम निकलेगी, क्योंकि इनसे अपन क्या करेंगे, प्राप्त ऊर्जा प्राप्त कर लेंगे। ये चीज़ यहाँ पर हो गई, ठोस कचरा प्रबंधन हो गया। अगर फिर भी आपका कोई प्रश्न है यहाँ पर इनसे जुड़ा हुआ, तो आप मुझे बिल्कुल व्हाट्सअप करें, जो नंबर यहाँ नीचे आपको दिख रहे हैं। दिनेश कार समर्पित हाजिर है 24 घंटे, रात और दिन, जब भी आपकी इच्छा हो, नो प्रॉब्लम। एक चीज़ है, मैं आप लोगों को एक होमवर्क दे रहा हूँ थोड़ा सा, कि जब भी मित्रों आप पढ़ें, साथियों आप पढ़ें, तो बिल्कुल स्वस्थ मन से पढ़ें। जब भी जिस भी टीचर साहब से पढ़े, सोचे कि यही गुरुजी और गुरुजी नहीं है, ये सोच के पढ़ें। पढ़ने के बाद आपको समझ में आया, नहीं आया तो कोई बात नहीं है, छोड़ो, इन गुरुजी को दूसरे गुरुजी से पढ़ सकते हैं। बाद नहीं ना मैं कैसे गुरुजी के लिए, लेकिन 15 मिनट का वीडियो देख रहे हो, 20 मिनट वीडियो देख रहे हो, तो 20 मिनट तो आप उनके होके पढ़ो, तब आपको समझने का ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। फिर 20 मिनट बाद अगर आपको समझ में नहीं आता कि यार नहीं बैठे तो गुरुजी पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं, चलो दूसरे गुरु से पढ़ते हैं, तो यूट्यूब पर आपको बहुत सारे चैनल मिलेंगे, बहुत सारे गुरुजी मिलेंगे जो अच्छे से, मुझसे भी अच्छे पढ़ाने मिलेंगे और उनसे भी अच्छे पढ़ाने वाले आपको मिलेंगे। तो आपको बेस्ट से बेस्ट जो टीचर मिलता है उससे आप पढ़ें। मैं आप पे किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं बनाता, लेकिन मैं दबाव इस चीज़ का बनाता हूँ कि आप अच्छे मार्क्स लाएँ, अच्छी परसेंटेज बनाएं। आपकी परसेंटेज इंक्रीज़ होगी तो आपका फ्यूचर इंक्रीज़ होगा, और फ्यूचर इंक्रीज़ के लिए सब कुछ लोग मेहनत करते हैं। आपका उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, हो सके तो इसे 10वीं के हर बच्चे तक पहुंचा देना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। वैसे मैं कहता नहीं हूँ, लेकिन कहना पड़ रहा है। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे तो इससे बेनिफिट होगा कि बहुत सारे लोगों को फ़ायदा मिल जाएगा। मैं राजकीय शिक्षक होने के साथ साथ आप लोगों से निवेदन कर रहा हूँ कि आप लोग भी जल्दी से जल्दी राजकीय सेवा में जाएँ, यानी देश हित में अपना योगदान दे सकें।